नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि देश का 22-23 का बजट आ चुका है और सभी जगह आपको बजट 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 दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है कि स्टूडेंट के लिए बजट कहां से आए, क्या टॉपिक हो सकते हैं स्टूडेंट के हिसाब से जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए दोस्तों मैं आ चुका हूं। तो सबसे पहले तो आपको बजट आसान भाषा में सिखाया जाएगा कि बजट होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानने वाले हैं कि आखिर ये बजट क्या है। दोस्तों, आपको बिल्कुल सरल भाषा में मैं बताऊं कि जिस प्रकार आप अपना खर्चा बनाते हो, घर से रुपए आ गए 5,000, तो आपने क्या किया, अगले महीने का बजट बनाया कि कहां आपको जूते पर खर्च करना है, कहां आपको कपड़े पर खर्च करना है, कितना आंटी का टिफिन लगाना है, किसको बैलेंस डलवाना है, क्या करना है, वो आप सब बजट बना लेते हो। ऐसी पूरे के पूरे देश का एक साल का आगामी रणनीति जो बनाई जाती है उसे बजट कहा जाता है और बजट के अंतर्गत कुछ ना कुछ रुपए दिए जाते हैं ताकि योजनाएं प्रस्तावित की जा सकें। तो ये तो हो गया सर। अब आप पूछोगे कि सर आखिर ये बजट आया कहां से, बजट का थोड़ा सा इतिहास बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बजट के इतिहास पर जानने वाले हैं जो कि स्टूडेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट का इतिहास, आखिर जो हम बजट शब्द का उपयोग करते हैं ये बजट शब्द आया कहां से है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बुजेट से बना है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। याद रखना, बजट किस भाषा का शब्द है तो आप सभी को पेपर में पूछेगा, वो फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से निकला है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला ही क्यों सर? क्योंकि याद रखना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट बोलपोला ने सबसे पहले एक चमड़े के थैले में कुछ कागज रखकर अपना बजट प्रस्तुत किया था। तब से ही सारे देश मानने लगे हैं कि चमड़े के थैले में एक प्रथा आती है। क्या आपने देखा होगा, निर्मला सीतारमण जी, ये देखो निर्मला सीतारमण जी बकायदा एक थैले के अंदर उसको रख के लाती हैं या कोई भी रख कर लाता है। तो याद रखना, बजट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं दोस्त, हमारे देश में बजट शब्द बोला जाता है, बजट नाम से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट प्रस्तुत किया जाता है। कहीं पर भी बजट का उल्लेख नहीं है। पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको यह याद रखना है कि हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 के अंतर्गत वित्तीय विवरण का उपयोग किया गया है या प्रयोग किया गया है। अब आपसे पूछा जाता है कि सर आखिर बजट भारत में कौन लेकर आया। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि भारत में सबसे पहले बजट का जन्मदाता, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक या जन्मदाता जेम्स विल्सन को बोला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में बजट का जन्मदाता किसे बोला जाता है, जेम्स विल्सन को बोला जाता है। इन्होंने ही बजट को भारत में सबसे पहले प्रस्तुत किया था अंग्रेजों के जमाने में। सर भारत में वर्तमान समय में बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत का वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। सर तैयार कौन करता है, यह भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो इसकी रचना का दायित्व, इसको तैयार करने का दायित्व जाता है वित्त मंत्रालय को। और पेपर में क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था कि वित्त मंत्रालय के किस विभाग को, तो वित्त मंत्रालय के कार्मिक विभाग के द्वारा। दोस्त, जो कार्मिक विभाग रहता है, कार्य करता है पूरा का पूरा, उस कार्मिक विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है बजट। अब थोड़ा सा भारत के इतिहास में देखते हैं कि भाई रेल बजट पहले अलग प्रस्तुत किया जाता था, साथ ही साथ और हमारा आम बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था। अब आपसे पूछा जाएगा कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया, तो 1924-25 में। लिखते चलना, 1924-25 में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, लिखकर भी बता देता हूँ। याद रखना दोस्तों, क्योंकि पेपर में ये प्रश्न बनते हैं, बजट से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो आपको बताया जाता है वहां से कुछ भी नहीं आता, सिर्फ हवाई बातें, दुबई में ये कर देंगे वो कर देंगे, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके कि सबसे पहले रेल बजट को, जो आपका रेल बजट है उसको सामान्य बजट से अलग कब किया गया था, तो 1924-25 में। 1924-25 में एक वर्थ समिति की सिफारिश पर, किस पर, एक वर्थ समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर दोस्तों याद रखना, इसे आम बजट से अलग कर दिया था रेल बजट। लेकिन सर वर्तमान में तो रेल बजट को आम बजट के साथ में प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2017 में भाजपा सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा दोबारा से रेल बजट को आम बजट में शामिल करके प्रस्तुत किया जाने लगा है। मतलब इस बार के बजट में रेल बजट को भी शामिल किया गया है। याद रखना, भी
भी हम देखेंगे, ट्रेनों के बारे में भी, वंदे भारत ट्रेनें कितनी लॉन्च की गई हैं, क्या होगा उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि भारत में सबसे पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये आपको मैंने बता दिया, रेल बजट आपका आ गया। तो स्वतंत्र भारत का बजट 26, ध्यान से सुनना, नवंबर 1947 को भारत का सबसे पहला बजट, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी जी ने 197 करोड़, मात्र 197 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया अभी तक। तो सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत किया है दोस्तों मोरारजी भाई देसाई ने। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट अभी तक सबसे ज्यादा प्रस्तुत किया है। यह हमारे बजट का इतिहास है दोस्तों। इतना आपसे बजट के बारे में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है बजट का इतिहास के बारे में कि बजट कहां प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। याद रखना, राज्यसभा को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लोकसभा में रखा जाता है इसको, और यह समवर्ती सूची का विषय होता है। यह भी पेपर में पूछा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कि आखिर 22-23 के बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं जो हमें पेपर में आएंगे। तो उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सटीक चीज दी जाएगी दोस्तों आपको। सबसे पहले भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी बार बजट प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वित्त मंत्री कौन है भारत की। तो निर्मला सीतारमण जी भारत की वित्त मंत्री हैं और इन्होंने चौथी बार अपना बजट प्रस्तुत किया है। यह भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि यह बजट कितने करोड़ का था। 40 लाख करोड़ रुपए का दोस्तों ये बजट है। 40 लाख। पहला बजट कितना था, 197 करोड़ रुपए का था। ये 40 लाख करोड़ रुपए का बजट आपके सामने रखा गया है। अब इस बजट को कहां पर खर्च किया जाएगा, कैसा क्या किया जाएगा। सबसे पहले यह बजट 1 घंटे 30 मिनट तक चला। मतलब इस बजट पर जो चर्चा थी वो 1 घंटे 30 मिनट तक चली। क्वेश्चन आ सकता है इसमें कितनी बार डिजिटल शब्द का उपयोग किया गया। तो 34 बार डिजिटल शब्द का उपयोग किया गया। और टैक्स शब्द का उपयोग किया गया है 28 बार। याद रखना, टैक्स शब्द 28 बार उपयोग किया गया है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों मोदी सरकार की आपके लिए क्या है। इस बजट में आपके लिए 60 लाख नौकरियों का बम्पर तोहफा है। तो याद रखना, मोदी सरकार आपके लिए 60 लाख नौकरियां लेकर आई है। आप कुछ ना कुछ बन पाओगे, कुछ ना कुछ कर पाओगे, ऐसा पहले भी बोला जा चुका है। 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी पिछले वाले बजट में। उसमें क्या हुआ, क्या कर रहे हैं रोजगार, क्या हुआ है। जनता के लिए आप पागल बना रहे हो। रेलवे में देखा आपने कैसे घोटाले किए जा रहे हैं, कैसे आप एग्जाम को परिवर्तित कर रहे हो दोस्त। यार सब पूरी देश का बंटर ढार कर रखा है। वहां बेचारे खान सर अगर मुद्दा उठाते हैं तो खान सर को दबाने के लिए तुम FIR कर देते हो और तुम निकाल रहे हो बजट में 60 लाख नौकरियां। तो ये सब बातें हैं। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जैसा सरकार ने बोला है अगर वैसा का वैसा हो जाए तो बम्पर नौकरियां आने वाली हैं। ऐसा ही पटवारी, कांस्टेबल, मध्य प्रदेश के युवा भी तैयार रहें। सभी लोग मिलकर हम लोग क्या करेंगे, इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो आगे देखते हैं और क्या आया है भाई बजट में हमारे लिए, जो हमें याद रखना है केंद्रीय बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदुओं में। और क्या देखना है तो दोस्तों ये भविष्य का बजट है। याद रखना ये पॉइंट, हमने जो बजट निकाला है वो भविष्य रूपी बजट निकाला है। डिजिटलाइजेशन के रूप में बजट निकाला है कि देश का निर्माण करने के उद्देश्य से। तो समझो इस लाइन को, पेपर में कैसे प्रश्न बनेगा। यह एक भविष्य का बजट है जिसमें भारत की दिशा और दशा दोनों पर ही ये निर्भर है। इसमें भारत की 25 वर्ष की रूपरेखा यानी 2047 तक की रूपरेखा तैयार की गई है। क्वेश्चन आएगा कितने वर्षों की रूपरेखा, तो 25 वर्ष की। कब तक के लिए, 2047। तो 2047 ही क्यों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 2047 इसीलिए क्योंकि 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे दोस्तों। 1947 में भारत आजाद हुआ था। आजादी के बाद में 100 साल बजट को पूरे हो जाएंगे। इसीलिए इस बजट को क्या बोला जाता है, अमृत काल का बजट। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा अमृत काल का बजट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 2047 तक की रूपरेखा हमने इस बजट में तैयार कर रखी है। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे
और क्या बजट में बड़ा ऐलान किया है जो हमारे पेपर में आ सकता है। इसमें सड़क, रेल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य में खर्च को बढ़ाने की बात की गई है। ऑप्शन ABCD करके दे सकता है, उपरोक्त सभी दे सकता है। तो सड़क अभी देखेंगे कितनी बढ़ाई गई है सड़क, नेशनल हाईवे कितने बढ़ाए गए हैं, कितने किलोमीटर, कितना खर्चा, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको दिया जाएगा दोस्तों, सटीक चीज। रेल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य में क्या करा जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है। चलिए दोस्तों तो देखते हैं अपन आगे। इंपॉर्टेंट स्टार बना लेना, इसीलिए मैंने इसे हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया है। डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। क्या होती है डिजिटल करेंसी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स मतलब जो आप क्रिप्टो का उपयोग करते हो, आप बिटकॉइन का उपयोग करते हो, आप बजीरेक्स का उपयोग करते हो, आप स्विच कॉइन के द्वारा जो भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो, तो याद रखना उस पर अब आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। 10,000 रुपए आपने लगाए तो सरकार 3,000 पहले ही खींच लेगी आपसे। तो ये इस प्रकार से क्या करा जा रहा है, उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बजीर एकदम से गिर गया। बिटकॉइन जो मैंने खरीदा था वो आज 10,000 का 5,000 रह गया है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उस पर टैक्स से दबाव पड़ा है। साथ ही साथ क्या है, इस क्रिप्टो करेंसी में हमें पता ही नहीं चलता कि भैया ये करेंसी कहां से है। डिजिटलाइजेशन है, करेंसी नहीं बोल सकते, एक तरह की असेट्स है, कब नष्ट हो जाए, कब गायब कर दिया जाए। इसीलिए सरकार ने क्या बोला है कि RBI अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करेगा। मतलब RBI खुद की करेंसी लॉन्च करेगा ताकि लोग खरीदें और दावा कर सकें कि RBI तुम भग नहीं सकते हैं, बाकी तुम्हारा कोई भी जा सकता है, एलोन मस्क जा सकता है, जितने भी हैं आपने देखे होंगे, जितने भी को टोकन करेंसियां हैं वो जा सकती हैं, क्रिप्टो नष्ट हो सकता है। उसको मजबूत करने के लिए RBI ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, करने की घोषणा की है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के। चलते हैं आगे और पॉइंट को देखते हैं हम। केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या जोर दिया गया है, यहां से पेपर में प्रश्न आते हैं। ये आपकी 10-15 मिनट की वीडियो आपको पूरा बजट का निचोड़ प्रस्तुत कर देगी। आप अगर नॉर्मली स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। बस याद करना है, PDF आपको GS जीनियस एकेडमी के टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। तो अब सुनना, अगले 3 वर्ष में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की जाएंगी। याद रखना, मोदी जी ने घोषणा भी की थी पहले, तो इस बार क्या किया गया है, उस पर निर्मला सीतारमण जी ने वादा किया है कि आगे के 3 साल में हम क्या करेंगे, 400 नई वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च करेंगे, जिससे भारत में क्या हो सके, विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों नेशनल हाईवे, अब आप ट्रेन से जाओगे, कहीं पर नहीं जा पा रहा है, ट्रेन से आपने नई गाड़ी खरीदी है जैगवार, या आपने जो भी गाड़ी खरीदी है, तो आप रोड पर चलाओगे कि नहीं। अब रोड अच्छी होनी चाहिए, तो नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। बढ़ाई जाएगी कितनी, 25,000 किलोमीटर। सीधा पूछ सकता है SI में, पटवारी, कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम में। साथ ही साथ जिसमें कितना रुपए खर्च आएगा, तो याद रखना 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो इसको हाईलाइट कर लेना आप, मैं आपको PDF दे दूंगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या होती है, इसके अंतर्गत गरीबों को जिनके पास में सुविधाएं नहीं है घर बनाने की, उनको रुपए दिए जाते हैं घर बनवाने के लिए दोस्तों। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। कितने लाख, 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे, जिस पर कुल खर्च 48 लाख करोड़ रुपए आएगा। 48 लाख करोड़ रुपए का खर्चा दोस्तों इस पर आने वाला है। चलिए और देखते हैं क्या क्या कहा है भैया बजट में। भारतीय डाकघरों को बैंक से जोड़ा जाएगा। आप पोस्ट ऑफिस जाते नहीं हो, अब पोस्ट ऑफिस का ज्यादा कोई काम नहीं रहा है, डिजिटलाइज करने का काम किया जा रहा है। भारत को एक डिजिटलाइजेशन कंट्री बनाया जा रहा है। तो याद रखना, जो आपके डाकघर हैं उसमें ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, उन्हें बैंकिंग से जोड़ा जाएगा। वहां पर जाकर रुपए का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भारत में 1,55,000 डाकघर डिजिटल बैंकिंग बन जाएंगे। मतलब आप बैंक में ना जाके डाकघर में जा सकते हो। साथ ही साथ अब एक और क्या कर दिया, जो आपके पोस्ट ऑफिस में उसमें ATM लगवा दिए। आप रुपए निकालो, जमा करो, कुछ भी करो, बैंक का काम पोस्ट ऑफिस करेंगे। मतलब पोस्ट ऑफिस में अगर आपकी नौकरी है तो आप पर बर्डन आने वाला है दोस्तों, याद रखना, फ्री नहीं रह पाओगे आप। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, PME विद्या योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PME विद्या योजना क्या है दोस्तों, यहां जो अभी कोरोना का माहौल था, कोरोना के माहौल में क्या हुआ, लोगों ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। तो स्कूल कॉलेज न जा पाने के कारण बच्चों की पढ़ाई पिछड़ गई। तो बच्चों को घर बैठे डिजिटल शिक्षा आसानी से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के द्वारा, बड़े बड़े स्कूल के प्रोफेसरों के द्वारा आपको घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी आपकी ही भाषा में। तो याद रखना, PME विद्या योजना के अंतर्गत एक क्लास एक TV चैनल
प्रोग्राम जिसमें 200 चैनलों पर प्रसारित होगा। मतलब 200 चैनल नए लॉन्च किए जा रहे हैं जिनमें क्या होगा, क्षेत्रीय चैनल भी होगा। अगर आप निमाड़ में बैठी हो तो निमाड़ी भाषा में बोला जाएगा, भीली भाषा में, बघेली भाषा में, आप बुंदेलखंडी हो कहा भैया हम अब तुम्हें पढ़ावे जा रहे हैं, जो भी भाषा है आपकी उसमें आपको बोला जाएगा ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए। अब मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, गांव में बैठा है वो बोल रहा हूँ मम्मी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो का पढ़ावे लगे हैं सर, तो वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उसको उसी की भाषा में बताऊँ मोड़ा तू पढ़ाई कर ले, तो समझ में आ रही हैं चीज़ें कि नहीं आ रही, तो फिर वो मोड़ा पढ़ाई करेगा और भाई सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो याद रखना अपनी क्षेत्रीय भाषा में जब उसे पढ़ाया जाएगा तो सब समझ में आएगा। तो इसीलिए बजट की खास बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। साथ ही साथ अंतिम बात बता दूं मैं, अभी तक जितने भी बजट आए हैं, अभी तक जितने भी बजट आए हैं दोस्तों, उसमें भारत को मजबूत बनाने पर बल दिया है। इधर से लेके आओ, उधर से लेकर आओ, भारत को मजबूत बनाओ। लेकिन इस बार के बजट में दोस्तों भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है। मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, भारत में ही बनाकर बेचो, मेक इन इंडिया के तहत प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और अंतिम चीज बता दूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, कि इसमें टैक्स स्लैब को लेकर कोई बदलाव नहीं किया। मतलब सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, बड़े बड़े वादे किए गए हैं। कहीं ना कहीं अच्छी भी है, आवास योजना लॉन्च की गई है, बहुत सकारात्मक पहलू हैं तो कहीं नकारात्मक पहलू हैं, तो हमें बहस पर नहीं जाना है। हमें याद रखना है कि टैक्स स्लैब को लेकर, जो आपका टैक्स स्लैब है याद रखना, उसको लेकर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप 2.5 लाख रुपए कमाते हो तो कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको, कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5 लाख तक छूट है आपके लिए। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको उस पर 5% देना पड़ेगा। फिर आप क्या करो, 2.5 लाख बढ़ाते जाओ, 5% बढ़ाते जाओ। इस प्रकार से टैक्स स्लैब हमारे देश में चल रहा है। तो ये आपको याद रखना है, इतना स्टूडेंट के हिसाब से सफिशिएंट है। इतनी चीजें अगर आपने याद रख ली तो दोस्तों मैं वादा कर रहा हूं कि कोई सा भी एग्जाम हो आप निकाल सकते हो। बाकी इधर उधर टाम टप्पड़ आपके दिमाग में भरने से कोई मतलब नहीं है। जो बजट की जानकारी मैंने रिसर्च किया है, जो मैं खुद पढ़ता हूं, सामने वालों को वही पढ़ाता हूं। इसीलिए आप पूरा विश्वास करके नोट्स बना सकते हैं। इसका PDF जीएस जीनियस अकेडमी के टेलीग्राम से मिल जाएगा। और दोस्तों आपका चैनल है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए करंट के मुद्दे लेकर आऊं, नई नई वीडियो बनाऊं, कोर्स लॉन्च करूं आपके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।